अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अच्छी बात तो ये है कि मौजूदा हालात में नाराज़गियाँ भी हैं, इसके बावजूद सियासी मफादात के बीचों बीच हर तरफ से हम देख रहे हैं एक ही आवाज़ उठ रही है और वो है मुज़ाकरात की। अब हमारा सवाल ये है कि तल्ख सियासी माहौल में पहल कौन करेगा, किसे करनी चाहिए, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आजकल जो हुकूमत है इसको मशवरे दिए जा रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात होने चाहिए। पिछले कई दिन से पीटीआई ये बयानिया बना रही है कि तहरीक इंसाफ को तो डील की ऑफर्स हो रही हैं, बल्कि बात तो यहाँ तक भी हुई कि कहा जा रहा है कि इमरान खान पर ये दबाव डाला गया कि वो डील करें, जिस पर इसकी बात में तरदीद भी की गई वज़ीर दिफा की तरफ से कि हुकूमत ने ना तो कोई दबाव डाला है ना ही ऐसी कोई ऑफ़र की है। अब देखा जाए तो मौजूदा सियासी लड़ाई की सबसे बड़ी फरीक मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई है। दोनों एक दूसरे पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। नून लीग का इल्ज़ाम ये है कि 2018 में पीटीआई को मुसल्लत किया गया। यही इल्ज़ाम ज़ाहिर है आज पीटीआई भी ये इल्ज़ाम लगा रही है और जो फॉर्म 45 और 47 की जंग है इसको लेकर ही दोनों के दरमियान जो लड़ाई है, जो कशीदगी है वो बड़ी है। राना सनाउल्लाह तो खुलकर अब ये एतराफ़ करते हैं कि 2024 के इलेक्शन 2018 के जैसे ही हैं। पहले पीटीआई कांधों पर बैठ के आई, अब जो है वो हमारा भी सवाल ये है कि अगर पीटीआई कांधों पर बैठ के आई तो अब कांधों पर बैठकर कौन आया है और क्यों आया है, तो फिर इस पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का ये मानना है कि कांधों की जो सियासत है अब इसको ख़त्म करने के लिए जो सियासतदान है एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ भी कल भी इमरान खान से बात करने के लिए तैयार थे और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो तो आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आज सेनेट के इजलास के दौरान नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की गई, जहां सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई महमूद खान अचकज़ई को सदर नामजद कर सकती है, मौलाना साहब के साथ बैठ सकती है, तो हमारे साथ हाथ क्यों नहीं मिला सकती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने यह मशवरा दिया कि आगे बढ़ने के लिए पीटीआई को अपना रवैया तो बदलना होगा, दूसरों को चोर डाकू कहना छोड़ना होगा, आए मुल्क और जमहूरियत की खातिर मिलकर काम करें। ईवान में तो पीटीआई ने हुकूमती पेशकश का कोई मस्बत जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत पेशकश से आगे बढ़कर कोई अमली इक़दाम भी इस पर उठाएगी। ये भी सवाल है कि नवाज शरीफ और हुकूमती आमादगी के बाद क्या बानी पीटीआई अपना जो उनका एक सियासी रवैया है और इन दो पार्टियों को लेकर जो इनकी एक सोच है उसमें भी कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ जहां मुज़ाकरात की ऑफर्स हैं, बातें हैं, वहीं पीटीआई जो है वो अपनी शराइत भी रख रही है। सेनेट में पीटीआई के अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पहले मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बनाया जाए। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि सियासी दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखना और एक माहौल बनाना ज़ाहिर हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है, हुकूमत की ही ये जिम्मेदारी बनती है। मगर ये सवाल ये है कि क्या अपोजिशन का यहाँ पर कोई किरदार नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो पीटीआई मुज़ाकरात चाहती भी है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद पर कब्जा करने की भी बात करती है। कल हमने देखा कि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने किस तरह ये कहा कि अगर ये हमारी बातें ना सुनी गई मौजूदा वक्त में तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा भी कर सकते हैं। ज़रा देखिए क्या कहा उन्होंने। आने वाला वक्त, आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर वक्त ना मिला तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा। वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। एक दफ़ा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। ये क्यों इतनी कन्फ्यूजन है तहरीक इंसाफ के अंदर? एक तरफ मुफाहमत की बात, मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ मज़ाहमत की बात, इस्लामाबाद पर कब्ज़े की बात। तो कोई तहरीक इंसाफ से कहता है कि बात तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी, बात सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ से होगी, DGI से होगी। दूसरी तरफ एक ग्रुप उठता है वो ये कहता है कि नहीं, सियासी जमातों से भी बात होगी, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात होगी। तो पीटीआई के सफ़ों के अंदर जो है वो अपनी ही क्लैरिटी नहीं है कि आखिर वो चाहते क्या है। मुफाहमत चाहते हैं, मज़ाहमत चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो किससे चाहते हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, मौजूदा माहौल में सियासी लिहाज से अब ये बहस बहुत अहम बनती जा रही है मुज़ाकरात की कि एक
एक चीज़ के लिए तो आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ ने मनवाई है ये बात कि मौजूदा जो सियासी जो पार्टियां हैं वो तहरीक इंसाफ के बगैर उनकी सियासत भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो लोग आपको बात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात की ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो अगर लचक कहीं से नहीं देख रहे हैं वो तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर से हमें लचक नज़र नहीं आ रही है। दूसरी कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? मुज़ाकरात चाहती है, नहीं चाहती है, किसके साथ चाहती है? अब तो हर तरफ से ऑफर आ रही है कि तहरीक इंसाफ को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, जब कोई मामला आता है तो ये आपस में बैठ के शूरा करते हैं। तो मज़ाकरात गुफ्तगू तो ऐन बैन ही इस्लाम के मुताबिक है। अब उसमें गो अहेड देने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत इमरान खान साहब हैं। मैं ये गुमान करूंगा कि मुस्लिम लीग की तरफ से अगर कुछ लोगों ने ये बात की है तो फिर जाहिर है उसके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब का गो अहेड होगा, क्योंकि उनके सबसे बड़े उनके जो लीडर है शहबाज शरीफ साहब तो चले पीएम के ओहदे पे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी है तो जाहिर है फिर उनको नवाज शरीफ साहब की तरफ से गो अहेड होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो खुद आसिफ जरदारी साहब ने मुज़ाकरात की बात की। तो अब इसमें हमारी तरफ से इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ये नहीं कह सकता कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब ये जो उनकी ऑफर है कितनी सीरियस है इसका पता तो पार्लियामेंट के लेवल पे होगा कि अगर पार्लियामेंट के लेवल पे या बड़े लेवल पे जो है कोई ऐसी संजीदा ऑफर आती है। एक मीडिया में बात फ्लोट कर देना एक और चीज है और संजीदगी से आके एक वक्त की सूरत में बात करना एक और। अगर ऐसी कोई चीज है तो फिर वो खान साहब के सामने रख दी जाएगी। लेकिन आप देखिए ना कि नून लीग जो बयानिया बना रही है, नून लीग जो बयानिया बना रही है, अब उनका नया बयानिया ये है कि जो कांधों की सियासत है ना, जिसपे 2018 में आप तहरीक इंसाफ ने कांधों की सियासत की और अब ये खत्म होना चाहिए ये सिलसिला। बात ये है कि वो चाह रहे हैं कि वो एक जो कांधा इस्तेमाल माजी में भी होता रहा, अब भी हो रहा है, आप इसको छोड़ें, मिलकर सियासी मामलात सियासी लोग हल करें। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से मसला ये है कि तहरीक इंसाफ देख कहीं और रही है। अभी शहरयार अफरीदी साहब एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमने अगर बात करनी है तो हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, आर्मी चीफ से करनी है, डीजीआई से हमने बात करनी है। बात यह है कि अगर कांधों की सियासत अगर आप लोगों ने छोड़नी है तो दूसरी तरफ फिर उम्मीदें भी उधर से आप लोगों को छोड़नी पड़ेंगी। नहीं, इमरान खान साहब ने जो बात जेल से की एक सख्त बयान निकाला था। हाँ। उसमें उन्होंने आखिर में ये बात भी की कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। और ये बात 5 अगस्त को भी मोहतरम इमरान खान साहब ने की। और बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर हमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी चाहिए और बतदरीज एस्टैब्लिशमेंट अगर इस सियासत से दूर होती है तो ये तो एक पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी बात है। देखें, एक बात हम सबको समझनी है कि हम आपस में एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑपरेशन होनी चाहिए सब शोबों के बीच में। लेकिन जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर अमल भी होना चाहिए। इंतजामिया का अपना रोल है, मुक़न्निना का अपना रोल है और उसके साथ साथ जुडिशरी का, अदलिया का अपना रोल है। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने उस जमाने में हालात ऐसे नहीं थे। 1973 में हालांकि मुल्क टूट तो चुका था बदकिस्मती से और एक 10 साल आमरीत मरहूम अपना अयूब खान साहब की गुजर चुकी थी, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वक्त ये भी आ गया है कि जब ये मामलात हल हों, खान साहब बाहर आए और जब ये वाले मामलात थोड़े बेहतर हों तो फिर आइन में इस पे भी काम किया जाए कि एक बड़ा रोल है जर्नलिज्म का, आपके शोबे का, प्लस एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी चॉक आउट हो कि कहाँ कहाँ उनका एक इनपुट उनसे ली जानी चाहिए। जैसे सिक्योरिटी के मामलात हैं वो तो वैसे भी ली जाती है। फॉरेन अफेयर्स के कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें उनका, जैसे हिंदुस्तान है या अपना अफगानिस्तान है या साथ में बॉर्डर पार ईरान है, हमसाया मुल्क है लेकिन हॉट एंड कोल्ड रिलेशंस रहे हैं। अल्लाह करे कि अब हमारे बेहतर हों जो सदर साहब उनके आए हैं। तो मेरे ख्याल में नया इमरानी मुआहदा जिसको कहते हैं या नए कुछ नई चीजों पे बात होनी चाहिए, लेकिन गुफ्तगू से ही मसाइल का हल निकलेगा। उसके लिए एक नुक्ता वो ये है कि हमेशा हुकूमत के पास देने के लिए ज्यादा होता है।
हाँ। तो हुकूमत ने ही माहौल बनाना है। देखें लेकिन आप लोगों की शर्त बड़ी कड़ी है ना, सुने ना अली मोहम्मद खान साहब, अगर हुकूमत ने माहौल बनाना है, हुकूमत ऐसे तो माहौल नहीं बना सकती ना कि जो आप कह रहे हैं हमारा मैंडेट है हमें दे, इसका मतलब है वो हुकूमत से फारिग हों, आप लोगों को हुकूमत दी जाए तो बात हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत माहौल बनाए, हुकूमत तो पहल कर सकती है, वो पहल कर भी रही है। दूसरी बात ये कि आप लोगों की तरफ से गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेला जा रहा है। आप बड़ी देखिए ना, आप बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। आप केपी के सीएम साहब को सुनिए, वो कहते हैं जी इस्लामाबाद जाएंगे, कब्जा करेंगे, इमरान खान को भी छुड़ा कर लाएंगे। ऐसे इमरान खान को कौन छोड़ेगा? और ऐसे आज तक कभी किसी ने छुड़वाया है? ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी छूटा है? तो बात यह कि ऐसे माहौल मुज़ाकरात का बनता बनता फिर इन बातों से खराब हो रहा है। देखिए, जलसे में तो चले जज्बाती बातें होती हैं, वो संजीदा आदमी है, सीएम है, सूबा चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जलसा है, जलसे में तो बात होती है। लेकिन मैं आपके जो मेन सवाल है उसकी तरफ आता हूँ। इमरान खान साहब को रिहा किए बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। अच्छा। संजीदगी जो है वो सामने नहीं आएगी। जहां तक आपका दूसरा नुक्ता है, मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंडेट हमारा है, चोरी किया गया है। अगर हमें हमारा मैंडेट मिलता है तो ये ऐसी है कि आप किसी शख्स को कहें कि अपने गले में फंदा डाल लो, तो कोई भी जिसने कत्ल किया हो खुद नहीं फंदा डालता, उसके गले में फंदा डालना पड़ता है। और ये फंदा डलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और मैंने आज भी ILF की हमारी एक जो गवर्निंग बॉडी, सबसे जो प्राइम बॉडी है, उसकी मीटिंग हुई, तो उसमें मैं भी शरीक था। मैंने वहां भी ये तजवीज रखी है, जो हमारे ILF इंसाफ लॉ फोरम की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन जाएगी। और कोर कमेटी में मैंने 3 दफा ये बात रखी है। और अब अगले हफ्ते अगर इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हो पाती है तो मैं उनके सामने भी ये नुक्ता रखूंगा। बल्कि ये भी मुझे इत्तला है कि उनकी भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन अभी उस पर शायद उस तरह से बात आगे नहीं बढ़ी, कि 184(3) सुओ मोटो नोटिस के लिए, जो 184(3) जो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हम एक पिटिशन हमें मूव करनी चाहिए। अब भी हमें मूव करनी चाहिए, अभी वक्त नहीं गुजरा, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सुओ मोटो नोटिस ले। और मैंने ये बात आज रखी वकला के सामने, हमारी जमात के तमाम सीनियर वकला, ILF के हेड्स बैठे थे, कि अगर 4 हलकों पे 2014 में अगर 4 हलकों पे जुडिशल कमीशन बन सकता था, 4 हलकों पे, तो ये तो 200-250 हलकों की बात है। तो इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेती है, जो जुडिशल कमीशन बनता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका नतीजा चाहे जो भी निकले, मानना फिर सबको पड़ेगा, तो मुल्क आगे चल पड़ेगा। क्योंकि कुछ मामलात पे तो अपोजिशन और हुकूमत आपस में बैठ के मामलात शायद तय कर पाए, लेकिन जहां आपकी बात दुरुस्त है, जहां मैंडेट की बात है, वो हुकूमत इसलिए नहीं मानी कि सारे फॉर्म 47 के यार लोग बैठे। तकरीबन आप ये समझ लें कि देखिए 17 सीट्स हमारे हिसाब के मुताबिक, वी मे बी रॉन्ग, लेकिन हमारे हिसाब के मुताबिक 17 सीटें बनती हैं नून की। तो ये आपकी ठीक है, तो ये 2 शराइत हैं, खान साहब को बाहर लाएं, मतलब कि सियासी तौर पर वो आप समझते हैं कि उनको बाहर आना चाहिए। जो एक अदालती जो मुकदमात चल रहे हैं, जाहिर है कानून के तहत ही वो बाहर गए हैं, वो उस रास्ते पर चलते हुए आप लोग नहीं चाहते कि उनको इंसाफ मिले, जो कानूनी एक रास्ता है। आप चाहते हैं कि दबाव डाल के सियासी तौर पर उनको बाहर लाया जाए। नहीं, देखें, अगर तो जेन्युइन केसेस हैं तो कौन जो है वो चाहेगा कि मेरे केस वापस लें। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? देखिए, आपके सामने मैं मिसाल बैठा हूं, 7 दफा गिरफ्तार हुआ, 13 MP और ये सारे मेरे ऊपर 14 MP जो भी थे वो सारे लगाते गए। जब उससे कुछ हाथ ना लगा तो फिर दहशतगर्दी का लगा दिया मेरे ऊपर, आर्मी एक्ट लगा दिया और सीक्रेट एक्ट लगाया। वो दहशतगर्दी अदालत से मेरा केस खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया 9 मई का केस, तो फिर करप्शन के झूठे केस लगाने शुरू कर दिए। तो अब मेरे जैसे लोग, तुम तो अदालत से निकले, लेकिन मेरे पे खान साहब जितने केसेस तो नहीं थे। जो केसेस 9 मई का था या उन्होंने दहशतगर्दी का, तो कुल मिला के जितने भी थे वो मेन केस से निकल गया। अब खान साहब पे तो 200 के करीब केस बनाए, सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, सबको पता है, बनते हैं, हम सियासतदानों पे बनते हैं। अब ये अगर जेन्युइन केसेस हैं तो आप 200 केसेस के लिए अगर आप अदालतों में जाएं, हम जा रहे हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको पता नहीं कितना लामतनाही अरसा गुजर जाएगा। और केसेस भी सारे के सारे बोगस, सारे के सारे जेली केसेस में आप मुल्क के सबसे बड़े लीडर को घुसा दें, उसमें उसको मकड़ी के जाले में घेर लें और फिर कहीं के मजाकरात करते हैं। मैं जो बात करूँ ना, माहौल बनाए, माहौल इस तरह से बनता है कि अब आप ये देखिए, डॉक्टर यास्मीन साहिबा हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, 85 साल हैं,
आलिया हमजा है, एक्स एमएनए इंजीनियर है मेरे ख्याल में बाय क्वालिफिकेशन, शी इज एन इंजीनियर, एक्स एमएनए, बच्चियों की माँ है, वो साल से अंदर है। उसके साथ सनम जावेद साहिबा है, उनके भाई का भी शायद कोई 2 बच्चे छोटे उनके भी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके हस्बैंड बेचारे रुलते हैं और वालिद साहब उनके रुलते हैं अदालतों में। अब ये जो खवातीन है, इन्हें क्या रियासत का बिगाड़ा है? अगर आप इन जैसे लोगों को रिलीफ देते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन ये टेबल पे बैठ के ऐसी बातें होती है ना, वाया मीडिया या प्रोग्राम्स में बैठकर या मीडिया के थ्रू प्रेस टॉक्स में ये बात करके, तो आप ये इसको डायलॉग हम नहीं बोल सकते ना। अगर बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की शरायत है, जब 2 फरीक बैठते हैं तो दोनों के मुतालबात होते हैं, दोनों अफ्रीकैन को कहीं ना कहीं लचक दिखानी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों की मुतालबात है, आप लोग बैठने के लिए राजी नहीं है ना, ये वाया प्रोग्राम्स तो हर रहनुमा आकर बात करता है, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जी प्लीज। देखिए, मैं इस पे आपको प्रैक्टिकल बात करता हूँ। एक होती है ना, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, ये करना चाहिए, वो हो जाएगा। ये 75 साल से हो रहा है। अमली बात क्या है? पार्लियामेंट का सेशन जारी है। आज भी मैं पार्लियामेंट से निकल के फिर हम आए, मैं तो मरदान में हूँ। आज हमारा एहतजाज था वो दानली के खिलाफ और खान साहब की रिहाई के लिए। इधर हमारा काटलंग इलाका है, तहसील, उधर इलेक्शन भी था, लेकिन पीर वाले दिन इजलास फिर भी है। हुकूमत के जो सीनियर लोग हैं हमारी तरफ, हमारे पास आ जाएं, जो उनके पास जो रिकमेंडेशन है वो हम लेके खान साहब के सामने रख देंगे कि जनाब ये चीजें अब आप बताएं, मुज़ाकरात करें ना करें, किस तरह करें, किन चीजों पे करें ना करें। सबसे पहली चीज मेरे ख्याल में, मेरे से को पूछे, सबसे पहले इमरान खान की रिहाई है। उनकी रिहाई हो, उसके बाद बाकी चीजों पे बात हो सकती है। लेकिन आप अगर खान साहब के सामने उनकी तजावीज आप दें, जो उनकी तजावीज हैं, हम मनोहर खान साहब के सामने रख देंगे। लेकिन आप लोगों के अंदर इस चीज की भी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि बैठना आपने किसके साथ है, उम्मीदें आप लोगों किससे आप लोगों की उम्मीदें हैं। क्या बतौर सियासतदान, बतौर एक सियासी जमात आप लोग समझते हैं कि सियासी जमात के साथ ही, सियासी जमातों के साथ ही आपको बैठना है, या अल्टीमेटली आप ये समझते हैं कि आप लोगों को, वो जो शहरियार अफरीदी साहब बात कर रहे हैं कि डीजीआई और आर्मी चीफ के साथ ही आप लोगों को बैठना है? क्लैरिटी होनी चाहिए ना पार्टी के अंदर, बात किससे करनी है आप लोगों ने? देखिए, मैं इसका बड़ा, मेरे ख्याल में, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का चूंकि मिनिस्टर रहा हूं, तो मैं सारी चीजें आई और पार्लियामेंट के अंदर ही, वो मैं समझता हूँ मसाइल पार्लियामेंट के अंदर से निकलना चाहिए। हाँ। अगर हुकूमत और अपोजिशन बैठती है कुछ ऐसे नुकात पे जिसकी इजाजत इमरान खान साहब खुद दें, हाँ। अगर वो कहें, इजाजत दें किन नुकात पे बैठे, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर आप बैठते हैं, तो जिसमें अगर कोई सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट साइड से चाहिए, वो तो हमारा काम नहीं है, वो फिर वजीर आजम का काम है। हालांकि वो फॉर्म 47 के वजीर आजम है, लेकिन कुर्सी पे तो बैठे हैं, तो वो तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर। और लेकिन उसकी इजाजत खान साहब दें। नुकात कौन से हैं वो बताए, हुकूमत बताए कि कौन से नुकात उनके ख्याल में उस पर बात। मेरे ख्याल में तो 2 बड़े नुकात, इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। अब मैंडेट की वापसी का जहां तक ताल्लुक है, उससे मैं आपसे एग्री करता हूँ, और हुकूमत कभी नहीं मानेगी, उसके लिए हम लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तहरीक रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जहां नवाज शरीफ की इमरान खान से मुज़ाकरात करने पर आमादगी सामने आई है, और जहां सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सारी सियासी जमातों को एक कदम पीछे होने का मशवरा दिया है, बातचीत का एक माहौल लग रहा है कि बन सकता है, वहीं सेनेटर फैसल वाउडा ने भी सेनेट में अपने पहली तकरीर में सियासतदानों को एम्पावर करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि हमारे बनाए हुए कावानीन को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, हम भी इस ईवान में अपने पेटी भाइयों का दिफा करेंगे। हो सकता कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे, हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। यहाँ मैं, तलाल चौधरी साहब और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है लाकानूनियत की वजह से, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ते हुए हमने देखा है। हमारा कसूर यह था कि हम वोकल थे। फैसल वाडा साहब जो रजीम चेंज के बाद अपनी पार्टी यानी पीटीआई से अलग हुए और जिनको बारे में कहा जाता है कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और वो मानते भी हैं,
वो अचानक सियासतदानों के साथ साथ जजीज़ और जर्नैलों के एहतसाब की भी बात कर रहे हैं। वो सियासतदानों के बनाए हुए क़वानीन की गलत तशरीह पर आवाज़ उठाने की भी बात करते हैं। सेनेट में उनके लहजे में एक इत्मीनान भी नज़र आया अपने साबिक लीडर इमरान खान के लिए। एक उनके हमने जो लहजा देखा, बड़ा नर्म लहजा हमें नज़र आया वाडा साहब का। उन्होंने कहा कि उन्हें सच बोलने पर पार्टी से निकाला गया, पार्टी छोड़ी नहीं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हालांकि यहाँ बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बैठे हैं। यही नहीं, उन्होंने जरदारी साहब की कैद की भी मजम्मत की, नवाज शरीफ की, नाहिली की भी उन्होंने बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। इमरान खान साहब से लेके, जरदारी साहब से लेके, नवाज शरीफ साहब से लेकर भुट्टो साहब तक, जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा चेयरमैन साहब, ना यहाँ कोई असेंबली, ना प्रोडक्शन ऑर्डर, ना कोई लीडर, ना कोई वर्कर, ये 6 को 9 और 9 को 6 करना जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान में, जो 65 साल से हो रहा है, तब तक पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। हम एक 149 नंबर पे पहुंच गए अपने निज़ाम की वजह से, इंसाफ के। तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिर्फ सियासी कुव्वतें मिलकर बैठकर ही जो सियासी नफरतें हैं, ये जो एक पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में इस मुल्क में बढ़ गई है, क्या ऐसे ही ये ख़त्म कर सकती हैं तमाम सियासी जमातें मिलकर? जैसे कि हर तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, तो क्या ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो पहले बातचीत शुरू करें। क्या यह हकीकत नहीं है कि गुज़श्ता कुछ सालों की सियासी पोलराइजेशन ने हमारे इदारों को बख्शा, ना ही उनमें जो बैठी शख्सियात हैं उनको बख्शा? तो क्या अब इन सियासी नफरतों का खात्मा होने जा रहा है? सियासी हालात और वाक़यात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं फैसल वाडा साहब, वो इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत मुबारक हो फैसल वाडा साहब, सेनेटर बनने के बाद दूसरी बार जो बने हैं, पहली बार आप मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब, कल जो आपने सेनेट में पहली तकरीर की, उससे ये तासुर मिला, बल्कि लगा कि मौजूदा जो मसाइल हैं, जो एक सियासी बहरान है, इसकी ज़िम्मेदार है सिर्फ जुडिशरी। आपकी बातों से ऐसे लगा। भुट्टो साहब की फांसी से लेकर जरदारी साहब की 14 साल कैद, फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली और इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए हटाना, आप समझते हैं कि सब जुडिशरी इसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस का ख़त, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए, किस तरह एजेंसीज दबाव डालती हैं, किस तरह प्रेशराइज किया जाता है, अगर उस पैराए में मैं आपकी बात देखूं तो क्या फिर भी आप समझते हैं कि जुडिशरी ही जिम्मेदार है? वाडा साहब देखें, शाज़िया साहबा, आप की कनपट्टी पे मैं बंदूक रख दूँ और आप 1 साल बाद बोलेंगी तो मैं तो ये आपसे सवाल करूँगा, तो 1 साल तक आप कहाँ थी? 1 घंटा लेट हो सकता है, 2 घंटे लेट हो सकते हैं, 1 दिन लेट हो सकता है, 1 साल लेट नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हो सकता है नहीं। मैं किसी की बात की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शवाहिद, आपने तो फैसला शवाहिद पे करना है, ज़बान पे तो नहीं करना। या आप किसी को मार्क करेंगे, शवाहिद इकट्ठे करें, या आप शवाहिद देंगे, उसी पर आप फैसला करते हैं ना। तो मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इशारा करता हूँ, मैं भी रास्ता बताता हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि भुट्टो साहब को आपने फांसी दे दी तो आप कलम तोड़ देते। मैं कहता हूँ ज़ियाउल हक ने बंदूक रख दी थी सर पे जज के, हम खुल के बात कर लेते हैं। आर्मी ने, ज़ियाउल हक साहब ने आए, बंदूक पकड़ पट्टी में रखी और कहा कि लिखो भाई, पेन तोड़ देते, खड़े हो जाते, मौत को दावत दे देते। जस्टिस तो इसी को कहते हैं। सही। अब 40 साल बाद, मेरे पैदा होने से पहले ही सबको पता है कि जब भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ है, तब 40 साल बाद क्यों बता रहे भाई? नंबर 1। और फिर अलामती सजा दे देते, सिम्बॉलिक। एक दूसरा ये कि आपने जरदारी साहब को 14 साल रखा, किस कानून के तहत रखा? कौन सा कानून है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर के बगैर सबूत के 14 साल आप उसको रख लें इंसान को? फिर आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी, यानी कि सेनेट में मैं ग्रीन लॉ डिक्शनरी निकाल के किसी को भी थोप दूं, तो सुना नहीं है, कानून है ही नहीं, किताबों में नहीं है। आपने उनको नाइल कर दिया। इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत, इतवार के दिन कोई इंसाफ बेवा को, कोई यतीम को, कोई गरीब को, कोई किसी की इज्जत लुटी हुई हो, कोई किसी के लिए कॉज के लिए, तो दफ्तर खुलते हमने नहीं देखे। हमारे प्रेजेंट वैन आ गई, पाबंद किया गया कि अभी लो 12 बजे पहले लो। भाई क्यों हम लें? हमारी मर्जी, हम लेटें, प्यार करें, पैसे दें, डेवलपमेंट फंड दें, आसरा दें, लारे डप्पे दें, हमारा काम है। सब छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। अभी मर मर के नून लीग में पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा काम किया, गरीब के लिए सस्ती रोटी की, उसमें स्टे ऑर्डर आ गया है। यानी कि महंगाई पे स्टे ऑर्डर नहीं आया कभी भी, सस्ती रोटी गरीब के पेट में जा रही है, स्टे ऑर्डर आ गया।
रेकोडेक के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान हो गया अदालती फैसले से। अजाला कौन देगा भाई? स्टील मिल तबाह हो गई स्टे ऑर्डर्स पे, अजाला कौन देगा? नस्ला टावर गिरा दिया, गरीब यतीम बच्चे मासूम सड़क पर आ गए। उन्होंने एक मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था, 3 करोड़ रुपए का फ्लैट हो गया, उनको सड़क पे ले आए। कॉन्स्टिट्यूशन टावर क्यों नहीं गिराते? क्योंकि उसमें आपके मेरे हम सबके घर हैं, फ्लैट्स हैं। अब आप नस्ला टावर को कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए वसूल करो जमीन से। वो 300 करोड़ रुपए की जमीन थोड़ी है भाई, वो तो 50 करोड़ मर मर के 50 लाख भी नहीं मिलेंगे किसी को। इनका जजाला कौन देगा जब आप निकाह के अंदर भी आप हैं? मतलब औरत कह रही है मैं निकाह में हूं, आदमी कह रहा है मेरे निकाह में। एक पुराना खावंद एक्स हस्बैंड जो बेशरम फायदे लेता था, उसकी गवाही पे कह रहे निकाह नहीं है। आप मेरे बेडरूम में भी हैं, आप स्टील मिल में भी हैं, आप मेरे निकाह में भी हैं, आप रेकोडेक में भी हैं, आप सस्ती रोटी में भी हैं, आप स्टील मिल में भी हैं, आप नाअहली में भी हैं, आप अहली में भी हैं, आप फौज के मामलात में भी हैं, तनसीबात के मामलात में भी हैं। लीडर को जेल करना है, बेल देनी है, वो भी आप कहते हैं, सादिक अमीन भी सब। सर आपको आता है, हम तो नाहल निकम्मे, आप तो मुल्क संभाले ना। तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादती हुई, आज इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती हो रही है। फिर देखिए तो सिर्फ पे कोई रॉकेट साइंस की आपको जरूरत तो नहीं है ना। रॉकेट साइंस की जरूरत है कि जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है आप छोड़ दें। मैं सब गलत बोल रहा हूं। सस्ती रोटी स्टे ऑर्डर, कैन यू बिलीव इट? महंगी रोटी पे स्टे ऑर्डर नहीं आया। 31 अरब रुपए यूनिट बेचे बगैर एनर्जी कंपनी को कोई नोटिस नहीं हुआ। 2700 बिलियन फंसा हुआ स्टे ऑर्डर्स के बीच में। यहां भीख मांग रहे हैं 1 रुपए के लिए। लेकिन ऐसे 45 साल 50 साल 40 साल बाद तो हमें ये पता चला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई पर भी स्टे ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन आपको पता है जो सस्ती रोटी का जो मामला अदालतों में गया है, जो नान भाई हैं, जो लोग हैं वो लेके गए हैं। या तो आप महंगाई भी कम करें ना, अब महंगाई है नहीं तो जो तंदूर वाले उन्होंने अपनी जेब से डाल के तो सस्ती रोटी करके नहीं देनी है ना। या तो हुकूमत उनको भी फैसिलिटेट करे, उनको सस्ता आटा दे। महंगाई मार्केट में वहीं बरकरार है तो वो लोग भी क्या करें? शाजिया साहिबा जी देखिए, ये उन नान वालों का और गवर्नमेंट का मामला है। गवर्नमेंट उनको देती है गंदम, आधे पैसे देती है, पूरे पैसे देती है, सब्सिडी दे देती है, पूरा मुल्क बेच के उनके हवाले कर देती है। दिस इज देयर लुकआउट। मैं आपको अदालत में ले जाऊंगा। ये शाजिया साहिबा मुझसे 10 बजे का शो करा रही है, 10:05 कराती है, कहती 10 बजे। इस पे क्या स्टे आ जाएगा? नहीं, शाजिया साहिबा मुझसे ये सवाल कर रही है, इनका ये हक नहीं बनता। ये भी कोर्ट में चला जाता हूं मैं लेकर। कैमरामैन वेस्ट कोट पहन के नहीं आया, डीएसएनजी का प्रॉमिस किया था, कोई और कैमरा भेज दिया है। ये क्या है? तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं नहीं समझते कि सियासतदान भी कसूर है, सियासतदान भी कसूरवार है। हर मामले को उठाकर सियासतदान ही अदालतों में लेके जाते हैं ना वाडा साहब। 100% जब सियासतदानों की 100 नहीं 500% मिस्टेक है। इतनी बड़ी कमजोरियों की फाइलें, मरते हुए भी कमजोरियां नहीं खत्म कर रहे अपनी। भाई छोड़ दो हवे सपना। अब मैंने ही तो ये आगे कहा है कि पेटी बंद भाई। सेनेट के अंदर पीटीआई के आदमियों को हम खड़े होंगे, नून का आदमियों को हम खड़े होंगे, पीपल्स पार्टी को हम खड़े होंगे। कानून भी हम बनाएंगे, पास भी हम कराएंगे, इंप्लीमेंट भी हम कराएंगे, तशरीह भी हम करेंगे, समराइज भी हम करेंगे। सादिक अमीन के फैसले भी लेजिस्लेटर को करने चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आपके लिए शराब हलाल है और मेरे लिए हराम है। यह नहीं हो सकता। मैं एफिडेविट भरूंगा तो जज और जनरल और जर्नलिस्ट भी भरेगा। ऐसा नहीं है कि मैं भरूंगा और आप नहीं भरेंगे। अगर नहीं था कानून, लाएंगे, दिखाएंगे, करेंगे, 150 से रिवर्स गेन लगाएंगे। तब आप IMF के पास चले जाएं, आप यूनाइटेड गवर्नमेंट ले आए, इमरान खान साहब को ले आए, ट्रंप को ले आए, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आए। पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक। ठीक है, मसले की जड़ क्या है? उस प्रेशर को भी खत्म कदम नहीं बढ़ सकता। उस प्रेशर को खत्म करना जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन, अभी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। हाँ जी। उस प्रेशर को खत्म करना जरूरी नहीं है जो डाला जाता है। मसले की जड़। शाजिया साहिबा, अगर बेल आपने दे दी है, मैं गिरबान किसी और को क्यों पकड़ूं? आप बेल ना दें और मैं जीप में बिठा के ले जाऊं तो एस्टैब्लिशमेंट के आगे हम खड़े हो जाएंगे जीपों के आगे। बेल आपने दी, जेल आप देते हैं, कहते हैं पूछो उनसे। भाई आप पूछने से पहले खड़े हो जाएं कि भाई ये कलपट्टी मेरी बंदूक रख दी है, ये देखो। ये नहीं हो सकता कि आप 40 साल बाद बताएंगे। ये नहीं हो सकता। छोड़ दें, एस्टैब्लिशमेंट छोड़ दें, अदालतें छोड़ दें, जुडिशरी पॉलिटिशियन छोड़ दें। आप 1.5 लाख केसेस का फैसला 45, 50, 35, 25 साल पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है?
सही, तो 9 मई का वाकया है, क्यों पेंडिंग है? वो जो उधर मॉडल टाउन में बंदे मारे, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। ठीक क्या हो रहा है? फैसल वाडा साहब, मुझे पता है क्या और कैसे पाकिस्तान को आगे लेके चले। फैसल वाडा साहब, ये बात, ये जुडिशरी की जो आप तारीख एक बता रहे हैं, ये बातें भी नई नहीं है, ये आपका जो तज्जिया है ये भी कोई हमारे लिए तो अनोखी चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है इन हालात से हम लोग गुजरे भी हैं, देखे भी हैं, हमने कवर भी किए हैं। बात यह है कि इनका जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है। आप देखें आज भी तहरीक इंसाफ कहाँ देख रही है बात करने के लिए। अगर सियासतदानों ने, आप पेटी भाइयों की बात कर रहे हैं, तो सियासतदानों के साथ मिलकर बैठ के बात करनी है ना। जैसे इमरान खान की बात करें, इमरान खान तो आज भी नजरें कहीं और लगाए बैठे हैं। जब तक सियासतदान एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बाहर से आके तो कोई हल नहीं करेगा, सियासतदानों ने हल करना है। मसला ये है क्योंकि बैठने को तैयार नहीं। शाजिया साहिबा, आज आपको डिसाइड करना होगा शाजिया साहिबा कि क्या तहरीक इंसाफ की बात में वजन कहां पकड़ूं मैं, या ये एस्टैब्लिशमेंट बुरी है या ये एस्टैब्लिशमेंट अच्छी है। अगर बुरी है और इन्होंने सब कुछ किया है तो फिर इनसे बात क्यों करना चाहते हैं, और अगर अच्छी है तो फिर उनको बुरा क्यों कहते हैं। देखिए नहीं तो अपनी ही बात के अंदर तजाद है, ये तजाद खत्म होगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी ना। कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। आप मुझे कहें मैं शाजिया साहिबा बुरी है, शाजिया साहिबा अच्छी है, ये कैसे हो सकता है? या आप अच्छी हैं या बुरी हैं? अगर मैंने ये रियलाइज, मैं देखें सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, मुखालफत हो सकती है, आप दुश्मनी थोड़ी कर सकते हैं। अगर मुझे वोट मिले हैं तो दूसरे को भी वोट है ना। बिल्कुल सही। अब वो किस्मत खराब है हमारी मुल्की के, एक्सपायर्ड लीडर्स बार बार आ रहे हैं, तो फिर बैठ के आपने प्रोडक्शन ऑर्डर का मैंने फ्लोर पे कहा है, बाकी तो किसी ने नहीं कहा। अच्छा, मैंने कहा कि पीटीआई का फ्लोर बनता है, प्रोडक्शन ऑर्डर तो दे। फैसल वाडा जिस इमरान खान को जानते हैं, आज डील और ढील दोनों की बातें हो रही हैं, जहां एक दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। जिस इमरान खान को फैसल वाडा जानता है, क्या वो किसी डील की तरफ जाएंगे, किसी ऑफर एनआरओ को वो मानेंगे? ऐसी कोई बात? देखिए, वो डील और ढील दोनों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अभी ना डील है ना ढील है। और 9 मई के वाक़े के अंदर अगर कानून बदलना पड़ा तो कानून बदलेगा, लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी। अच्छा, आप समझते हैं कि 9 मई का जो अब मसला है ये ही गले की हड्डी बना हुआ है तहरीक इंसाफ की? देखिए, मेरी सजेशन है कि जिसने नारा डाला उसको कन्वेंशन कोर्ट्स में भेज दें। हाँ। जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने फिजिकली काम किया है, उनको आर्मी का मसला है ना, आर्मी करे। जुडिशरी का मसला आता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करता है। मेरा मसला मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरा मसला है पुलिस जाऊंगा। लेकिन जिसका मसला, अगर आपकी गाड़ी का शीशा किसी ने तोड़ा तो मैं फायर कट से जाके कटाऊंगा। सही। ये फौज का मसला है, फौज हैंडल करे इसको। तनसीबात उनकी उड़ाई है, उनके लोगों का तमस्खर उड़ाया है। और वो अभी तक तो हमने कभी नहीं सुना। एपीएस स्कूल के अंदर शहादतें हुई, सबको फांसी दे दी आर्मी ने, एक आदमी आज तक बचा हुआ है क्योंकि वो कन्वेंशन कोर्ट में बैठा हुआ है, आपके सामने सब कुछ। तो अभी तक अगर 9 मई के मुजरमान को सजाएं नहीं दी जा रही तो इसमें फिर किसका कसूर है? किसका कसूर है? फिर वो तो कहते हैं आप लाएं, लटकाएं, जिसने ज्यादती की है, जिसने उस दिन तनसीबात को जलाया है, जिसने जलाओ घिराव किया, उनको कटहरे में लेके आए। फिर क्यों इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है? देखिए शाजिया साहब, पहले तो आपको पॉलिटिकल सिनेरियो समझना पड़ेगा ना। ये पीटीआई के जो आज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका प्लान क्या है? ये चाहते हैं इमरान खान साहब जेल में रहें। जब ये जेल में वो रहें, उनकी पॉपुलैरिटी का फल ये खाते रहें। आपको क्या लगता है कि ये लोग जो हैं चेयरमैन का तज्जिया या आइडियोलॉजी या उनकी स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं? ये गवर्नमेंट के साथ भी बात करें, दाएं बाएं भी बात करें, ऊपर नीचे भी करें, लेफ्ट राइट भी कर रहे हैं, जब तो चल रहे हैं कि क्या मजाक हो रहा है? तो आप इल्जाम लगा देते हैं खुदारा खान साहब को मरवा दिया, फंसवा दिया, बर्बाद करा दिया, कारतूस डाल दिए, बंदूक दे दी, ट्रिगर से गोली चलवा दी खान साहब से। आप कहते हैं जहर है। अब हार्पिक का टेस्ट, क्या वो पेप्सी है कि मैं बचपन से पीता था, मुझे हार्पिक का टेस्ट पता है, या मैं रोज हार्पिक पीता हूं कि हार्पिक का टेस्ट आ गया मुझे? उसके बाद आया जी मेरी आंखों के सामने 3 कतरे डाल दिए, तो अगर मेरी आंखों के सामने प्लेट पे आपने 3 कतरे डाल दिए तो मैं वो खाना क्यों खाऊंगा? तो ये जो गंडापुर साहब हैं, अंधा हूं, गूंगा हूं, गंडापुर साहब, you have to be logical ना। हाँ, you have to be logical, you have to be logical, you have to be logical। इल्जाम लगाने के लिए लॉजिकल बने। गंडापुर साहब गुड कॉप बैड कॉप क्यों खेल रहे हैं? किसके साथ हैं? ये इमरान खान के, क्या ये जो बात करते हैं इस्लामाबाद पर कब्जा कर लूंगा, ये आप समझते हैं इमरान खान का नैरेटिव है, या वो दूसरी तरफ जाकर एपेक्स कमेटी भी बैठते हैं, कोर कमांडर पेशावर से भी मिलते हैं?
मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना कि देखें, गंडापुर साहब की CM पंजाब, प्राइम मिनिस्टर, सबका तस्वीरें नज़र आई ना, तो पे शोर मचा, खान साहब नाराज़ हुए। नाराज़ होने के बाद ये स्टेटमेंट दे दी है कि कोई चाह के उनको बता दे कि गंडापुर खड़ा हो गया है। गंडापुर बैठा हुआ नहीं, लेटा हुआ है। अच्छा, हुकूमत वक्त के साथ, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। बाकी जो इस्लामाबाद में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनका भी माजी पता कर लें, कितनी पार्टियों से घूम के आए हैं, किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, गवर्नमेंट का कौन आदमी उनको है, उनसे राब्ते में, किन से रातों को मिल रहे हैं, उनका माजी चेक करें। मैं तो उन बेशरमों में, बेआओं में नहीं हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर हाथ उठा के इमरान खान को गालियां देके आज उसी कुर्सी पे बैठे हैं। मैं तो पार्टी से निकाला गया जब पीक पे पार्टी थी। मैंने तो कुर्सी भी वापस की, जो किसी का बाप भी मुझसे नहीं ले सकता था। मैंने सेनेट की कुर्सी भी वापस की PTI को जी। मैं तो असूल पे खड़ा रहा, मैं तो सच पे खड़ा रहा। मैंने कहा था खान साहब को गोलियां चलेंगी आप पर, लेकिन आप जिन पर भरोसा करें वही गोलियां चलाएंगे। जिनको सबसे ज्यादा भरोसा करते थे आज भी नहीं समझ रहे। लेकिन वाडा साहब, जिन लोगों के बारे में कौन हो रहा है, जिन लोगों के बारे में आप बात करते थे, ये सपोले हैं, ये डसने वाले हैं, कुछ सांप हैं, बहुत से लोग पार्टी के अंदर ये मशवरा दे रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रेशर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनको माफ किया जाए, उनके सिनेरियो को समझा जाए। कुछ लोग प्रेशर बर्दाश्त कर गए, कुछ में सख्त थी, कुछ में सख्त नहीं थी, उनकी मजबूरी समझकर उनको वापस लाया जाए। आपको लगता है ये अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, ये अच्छा फैसला होगा PTI के लिए? देखिए मेरी बात सुन, देखिए ये एक एमओको की जन्नत में जो अब टीवी पे आके मासूम बेगुनाह बन रहे हैं कि हम पे प्रेशर था, वापस जाने की बात करें। देखिए अब वापसी का तो रास्ता बेआई की तो कोई हद नहीं, लेकिन रास्ता है नहीं अब उनके पास भी। और खान साहब भी बहुत समझदार हैं इस मामले में, बाकी में समझ नहीं कर रहे कि ख्वार भी खुद हो रहे हैं, तकलीफ़ों से खुद गुजर रहे हैं, और फिर हार्पिक जैसी स्टोरियों के ऊपर वो फिर टेक ऑन कर लेते, फिर रिवर्स गेल लगा देते। देखिए खान साहब को रियलाइज़ करना है कि उनके साथ क्या क्या खिलवाड़ किस किस ने किए हैं, जिन बूत खास प्यारे चोर नमक हराम गटर के कीड़े जो भी थे, ठीक है जी। बट ही हैज़ टू एक्ट मैच्योर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे एक बात है, अली मोहम्मद के होते हुए कैसे क्वालिफाई नहीं होता वो असेंबली में कि वो अपोजिशन लीडर बने। उमर अयूब मेरा दोस्त है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, माजी तो है सारी पार्टी से घूम के आया है, सही। अब आप आ जाए शिबली फराज पे, बिल्कुल सही अपॉइंटमेंट है शिबली फराज की। क्यों अपॉइंटमेंट है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, खड़ा रहा अपनी जगह के ऊपर, मेरिट बनती है वहाँ है। क्यों अली मोहम्मद खान जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा? क्यों उमर चीमा को कुर्सी नहीं दी गई? क्या उससे ज़्यादा हम्बल, उससे ज़्यादा वफादार, उससे ज़्यादा लॉयल आदमी पार्टी में था? क्यों नहीं दी उसको? सही। सो जब आप अनजस्टिस करेंगे, एन और मीम और काफ के नामों की फाले निकालेंगे, यू हैड इट देन। अगर फैसल वाडा साहब को मौका मिले दोबारा PTI में जाने का, फैसल वाडा जाएंगे, ज्वाइन करेंगे दोबारा पार्टी को? हालात बहुत बदल चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए PTI में वापसी का रास्ता तो मैं तो नहीं छोड़ के आया था, मैंने तो सही बात की थी, मुझे निकाल दिया ना। तो जब मैं वो फिर बागी बेटा हूँ, जो निकल गया तो मैं निकल गया। अच्छा, खान साहब खुद भी बुलाएं तो नहीं जाएंगे? तो मैं जहाँ भी बेइज्जती कर सकता हूँ, नहीं, खान साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं मिलने ज़रूर जाऊँगा। मेरे लीडर रह चुके हैं, मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं इसकी गलत बात नहीं करूँगा। वो मैं तो याद करके बैठा हूँ, पहाड़ा जो मुझे पढ़ाया था वो खुद भूल गए। प्रॉब्लम ये हुई है, सलवार कमीज तो पहनना सिखाया है, तो मैं तो इस चीज़ को वो नहीं करता डिसएग्री, मैं तो एग्री करता हूँ। मैं तो क्लेम बट आई डोंट पुट टॉल क्लेम्स। कम से कम मैं हाथ जोड़ के बाकी पार्टियों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और PTI के अंदर तो नहीं बैठा हुआ। सही, अल्लाह के एहसान है। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा साहब मेरे साथ थे, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक बहुत बड़े अमरीकी सरमायाकार वॉरेन बफेट ने कारोबार के 2 मशहूर असूल दिए हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी पहला उसूल के अपना सरमाया बचाओ और दूसरा उसूल के अपना पहला उसूल मत भूलो। ये कहावत या उसूल सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो बिजनेसमैन है वो फॉलो करता है। सरमायाकार अपनी सरमायाकारी को लेकर इतने ज़्यादा हसास होते हैं कि ज़ीरो रिस्क पर काम करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो आने वाले वक्त और हालात को बेहतर तरीके से जो उनकी प्रिडिक्ट है वो भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 सालों से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसने हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो इन्वेस्टर है
इसको डरा कर रखा हुआ है। जब जो सेठ है ये मुल्क की मईशत में सरमायाकारी से घबराता है तो जाहिर है इसका नुकसान सिर्फ उससे नहीं होता बल्कि उसके साथ जो जुड़े लाखों जो लोग होते हैं उनको भी होता है। यानी मुल्क की मईशत को चलाने में सबसे बड़ा किरदार किसी भी मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी का होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी बिजनेस कम्युनिटी से अहम है, सियासतदानों के आगे भी बिजनेस कम्युनिटी पानी जो है वो भरती और फैसला साज भी पॉलिसियाँ बनाते हुए उन्हें कुछ समझते नहीं है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो कारोबारी अफराद हैं उनका जो एक एतमाद होता है वो बन नहीं पाता और एक जो ट्रस्ट डेफिसिट रहता है जिसकी वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ते और फिर मुनासिब हालात ना होने की वजह से बिजनेस में सरमायाकारी करने का वो रिस्क नहीं कोई भी इन्वेस्टर लेना चाहता। इस वक्त मुल्क में मईशत का जो पहिया है वो जैम होकर रह गया है। किसी से पूछो तो वो अपने कारोबार के कोई भी अच्छे हालात नहीं बताता और इनका हालात का जो जिम्मेदार है कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि इसे कारोबारी माहौल देने वाले फैसला साज हैं या सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले सियासतदान हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक सवाल हर एक की ज़बान पर था कि ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी और यही वो एक रिस्क फैक्टर है जो आज भी बिजनेस कम्युनिटी की एक बदएतमादी की वजह है कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना वो भी मुमकिन नहीं है और बिज़नेस कम्युनिटी ऐसे ही सवालात करती रहेगी जो 2 रोज़ पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिज़नेस कम्युनिटी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किए। आइकॉनिक बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने तो इस मुआशी और सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि जो अडयाला जेल के बासी हैं उनसे भी आपको हाथ मिलाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। मुझे याद है कि आपने एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। जाहिर है कुछ लोग इसे सियासी तौर पर देख रहे हैं लेकिन ये अगर इस पर हम देखें तो ये एक मुआशी तौर पर मशवरा है जिसका वज़ीर आज़म ने कोई मुनासिब उस वक्त जवाब तो नहीं दिया। लेकिन ये हकीकत को मानना होगा कि अदम इस्तेहकाम की अवलीन वजह इमरान खान और इनकी मकबूलियत को सिस्टम में नज़रअंदाज करना है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। यकीनी तौर पर उनका भी इशारा बैन अल-क़वामी इदारों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ है जो कर्ज के एवज हमारी मौशी पॉलिसियों को भी कंट्रोल करने की ज़ाहिर पावर रखते हैं। मुल्क में सरमायाकारी चाहे तो मकामी सतह पर हो या गैर मुल्की, इसकी अशद ज़रूरत है और लड़ाई झगड़े के बाज़ार में कोई भी अपनी दुकान खोलना नहीं चाहता। 2 रोज़ पहले कराची चैम्बर के कारोबारी अफराद का वज़ीर आज़म को दिया गया ये जो मशवरा है ये कोई इनफरादी ख्याल था या फिर सारी ताजिर बिरादरी भी इस बहरान का यही हल देख रही है। इसी में मैं बात करूँगी, मुझे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इफ्तिखार अहमद शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। इफ्तिखार साहब, जो आरिफ हबीब साहब की उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की, मैंने भी अभी इसका जिक्र किया कि वो कह रहे थे जहां आप IMF से हाथ मिला रहे हैं वहां अडयाला के लोगों से भी हाथ मिला लिया जाए। जाहिर है वो इमरान खान की बात कर रहे थे और हम भी ये देख रहे हैं, हर कोई इस बात को समझता है, हर बाशऊर इंसान कि इस वक्त जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ और फिर इमरान खान का जेल में होना। ये आरिफ हबीब साहब की सिर्फ उनकी जाती राय थी या पूरी ताजिर बरादरी ये समझती है कि अडयाला में जो कैद इमरान खान है उससे हाथ मिलाए बगैर मामला आगे नहीं चल सकते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो मुलाकात हुई है आरिफ हबीब साहब की, वो हमारी उनसे पहले मुलाकात हुई थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई थी जो 1.5 घंटे की थी। उसके बाद वो मैरियट गए थे जहाँ पर ये बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई थी। उसमें जो आरिफ हबीब साहब ने कहा है, यकीनन हमें कोशिश यही करनी चाहिए, गवर्नमेंट को यही हम मशवरा देते हैं बिजनेस कम्युनिटी कि जी जो हमारे हमसाया ममालिक है उनसे इक्वल बेसिस पर हमें कारोबार की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरा जो उसका पहलू, जो दूसरी बात उन्होंने की है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, वो उनकी अपनी ज़ाती राय है। और जो भी मामलात कोर्ट कचहरी में हों, हमें बिजनेस कम्युनिटी के, हम कराची चैम्बर उस पर कॉमेंट्स इसलिए नहीं करते कि वो कोर्ट के अंदर रहते हैं और कोर्ट के जो फैसले होंगे और वो गवर्नमेंट के साथ बैठकर करेंगे। लिहाजा हमारा जो पहला उनका वर्जन है कि जी
जो हमारे हमसाया ममालिक है उनके साथ कारोबार बेहतर होना चाहिए। मेरा ख्याल है सब लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम आ नहीं सकता? आप देख रहे हैं जब रोज़ बरोज़ एहतजाज होंगे, मुजाहरे होंगे, आप अली अमीन गंडापुर साहब की बात सुने, वो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद आ जाएंगे, इमरान खान को ले जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। जब इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क में होगी, कौन बाहर से आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? इवन के जो हमारा लोकल यहाँ पे इन्वेस्टर है वो भी नया पैसा लगाने से पहले कोई 100 बार सोचेगा कि आए रोज तो यहाँ पर जो है ना वो दंगे फसाद होते हैं, आए रोज तो जो है ना वो यहाँ पर मुजाहरे होते हैं, एहतजाज होते हैं। तो आप नहीं समझते कि जो आरिफ हबीब साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की वो यही था कि भाई पहले हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आना जरूरी है, उसके बाद आप देखिएगा मौशी इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाएगा। कराची के अंदर जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त पिछले 2-3 साल से एक बुरी हालत में है। उसके अंदर नई इन्वेस्टमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो जो इस वक्त इंडस्ट्रीज हैं उसको हम रिवाइवल की बात की हमने वज़ीर आज़म से, हमने बिजली की प्राइस की बात की, हमने गैस की प्राइस की बात की, हमने पानी की शॉर्टेज की बात की, हमने K4 पर डिस्कस किया, हमने जो आजकल हालात हैं उस हालात पर हमने वज़ीर आज़म से कई रिलीफ है SRO जो निकाले जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को अपने कॉन्फिडेंस में लिए बगैर SRO 355 के मुअत्तल करने की हमने बात की। देखिए बात यह है कि कराची चैम्बर ने हमेशा वो बातें की हैं जो बिजनेस कम्युनिटी की ज़रूरत है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि जब तक मईशत उसी वक्त बढ़ेगी जब स्टेबिलिटी आएगी। उस वक्त स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो इक़दाम करना चाहती है वो तेज़ी से करे। जब तक गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, अब ये नई गवर्नमेंट आई है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, पिछले 1.5 महीना हुआ है अभी, और 1.5 महीने में जितनी तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह मीटिंगें कर रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद है कि ये हमसे और कराची की पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से जो इनपुट लेंगे उसके अंदर अगर इस्लाहात तेज़ी से करेंगे तो मैं यकीनन आपसे कहता हूँ कि हालात अच्छे होंगे। मईशत जब बेहतरी की तरफ रवा होती है तो हालात भी अच्छे हो जाते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मईशत इज़ इम्पॉर्टेंट कि मईशत का पहिया चलता रहे और तेज़ी से चले। अभी हमें तेज़ी से चलने की ज़रूरत है, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत भार है। सही। तो आप कह रहे हैं कि आरिफ हबीब साहब की ज़ाती राय है, सबकी ये राय नहीं है कि अडियाला वालों से भी हाथ मिलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वक़ार अहमद शेख साहब मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।